हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द हिंदू लॉ के सेकंड क्लास में हैं और पिछले क्लास में हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और आई थिंक हमने सेक्शन 10 की 9-10 तक हमने कवर कर लिया था, यानी जुडिशियल सेपरेशन तक कवर कर लिया था। तो उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 जो बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में। तो सेक्शन 11 to 18 हमारा बात करता है कि मैरिज को कैसे नल किया जाए, यानी मैरिज को एक तरफ से कैसे ख़त्म किया जाए। वो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे, मतलब 4 में उसका लॉ दिया हुआ है। तो आज हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या हमारे फर्स्ट क्लास में हिंदू हु इज़ हिंदू, मतलब हिंदू कौन है, इसके अलावा शादी के क्या कंडीशंस होते हैं और रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी और नॉट, मतलब बहुत सारे सेक्शन हमने कवर कर लिया। तो आप आगे जाके मेरे चैनल में एक बार उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो आज हम हमारा सेक्शन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन नंबर 11 बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में। तो वॉइड मैरिज और वॉइडेबल दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक। तो वॉइड का मतलब होता है शून्य और वॉइडेबल का मतलब होता है शून्य का रीडिंग है, मतलब जिसको शून्य किया जा सके, मतलब जब तक उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा तब तक वो शून्य नहीं होगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन ले लेता है तो वो शून्य हो जाएगा और नहीं लेगा तो वो एज अ वैलिड रहेगा। तो ये होता है वॉइडेबल। तो पहले हम पढ़ते हैं वॉइड मैरिज। तो सेक्शन 11 के हिसाब से एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी हमारा प्रोस्पेक्टिव नेचर पे है, क्योंकि आफ्टर यहाँ मतलब आफ्टर द कमेंसमेंट यानी हिंदू मैरिज एक्ट जब आया उसके बाद की बात यहाँ पे की जा रही है। तो एनी मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड, मतलब कोई भी शादी नल है और वॉइड है कब, जबकि ईदर पार्टी, मतलब जब जो भी ईदर पार्टी मतलब या तो ब्राइड या तो ग्रूम, दोनों पार्टी में से कोई भी या दोनों ही, ठीक है, वो कंट्रावेंशन करते हैं सेक्शन 5 के हमारे सब सेक्शन 1 को, 4 को, 5 को। अब ये हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि किसी भी शादी का वैलिड होने के लिए कौन कौन से कंडीशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। तो उसका जो पहला पॉइंट था वो यही था कि मतलब जब दो लोगों की शादी हो तो उस टाइम दोनों ही, यानी जो हस्बैंड और वाइफ होंगे उनके कोई भी हस्बैंड और वाइफ लिविंग नहीं होने चाहिए। मतलब एक तरफ से अगर लिविंग नहीं है तो वो तो चलो ठीक है, अगर लिविंग है और फिर इंसान शादी करता है तो वो बाइगमी हो जाता है। तो बाइगमी एक पनिशमेंट, मतलब एक पनिशबल ऑफेंस है, ये हम जानते ही हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो यही बात कर रहा है सेक्शन 5 का कि नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउसेस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब दोनों के स्पाउस लिविंग नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। लेकिन अगर इसका कंट्रावेंशन कोई करता है, मतलब अगर इसको कोई नहीं मानता है और शादी कर लेता है, एक तरफ से हम इसको बोल सकते हैं कि दूसरी शादी कर लेता है, जो दूसरी शादी होगी वो नल एंड वॉइड होगी, मतलब वो शादी मानी ही नहीं जाएगी, भले ही आप उसको दूसरी बीबी का दर्जा दे दो, वो अलग बात है। तो पहला तो ये है कि हमारा क्या सेक्शन 5 का 1 क्लॉज 1 का अगर यहाँ पे कोई कंट्रावेंशन करता है तो वो शादी हमारी वॉइड होगी। अब यहाँ पे 4 एंड 5, तो 4 में हमने पढ़ा था कि सपिंडर रिलेशनशिप क्या होता है। तो कहाँ गया, हाँ, सेक्शन 4 हमने पढ़ा था, तो सॉरी सेक्शन 4 हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिसमें हमने ऐसे रिलेशनशिप को देखा था जिसकी शादी होना प्रोहिबिशन में आती है, मतलब कैसे भी करके उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे देवर भाभी हो गए, है ना, नेफ्यू चाचा हो गए, चाचा भतीजा हो गए, मतलब इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनके बीच में अगर शादी हो रही है तो वो भी स्टार्टिंग से वॉइड मैरिज कहलाएगी, मतलब उस शादी का कोई मान्य नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 5 में। अब ये बात हमारा करता है सपिंडर रिलेशनशिप से। तो सपिंडर का मतलब वही कि जो फादर है उनके जनरेशन के हिसाब से हम अगर 5 जनरेशन मिला लें और जो मदर है उनकी जनरेशन के हिसाब से अगर हम 3 जनरेशन मिला लें, इसके अंदर में अगर कोई शादी होती है तो वो एक शून्य शादी होगी, मतलब वो शादी वैलिड नहीं होगी, स्टार्टिंग से ही वो एब इनिशियो वॉइड होगी। जैसे सपिंडर का मतलब होता है जैसे अगर कोई लड़का है वो अपने नानी के घर में किसी शादी कर ले रहा है तो वो तो मदर की सेकंड जनरेशन हो गई। तो अगर इस टाइप की शादियाँ हो रही है तो वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। इसके अलावा ये कुछ
केसेस हैं, जैसे दस्ताने वर्सेस दस्ताने हैं, अडल्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद बीडी चार्ल्स वर्सेस नोरे बेंजामिन है, वो भी अडल्ट्री से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 12 में, जो बात करता है वॉइडेबल मैरिज। तो अभी हमने देखा वॉइड मैरिज। वॉइड का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही वो मैरिज नल एंड वॉइड है, मतलब वो शादी हुई है लेकिन वो कभी भी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं देखे जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है हमारी वॉइडेबल मैरिज की। अवॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि ऐसी शादी जिसको हम चाहें तो शून्य करा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एज इट इज़ चलती रहेगी। तो वो हमारा जो कैटेगरी होता है वो हमारा अवॉइडेबल मैरिज में आता है। तो अब इसके भी काफ़ी कंडीशंस दिए हुए हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिनको हम अवॉइडेबल करार कर सकते हैं। तो अवॉइडेबल मैरिज बोल सकते हैं, करार यहाँ पे नहीं होगा, वो एग्रीमेंट में चला जाएगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 12 में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो उसके पहले की शादी हो या उसके बाद की शादी हो तो सब में ये सेक्शन लागू होगा। शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी अनल्ड बाय अ डिग्री ऑफ नैलिटी। तो डिग्री ऑफ नैलिटी यहाँ पे कब दी जाती है, जब कोई भी शादी को शून्य करार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डिग्री आती है उसको डिग्री ऑफ नैलिटी कहते हैं। ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो यहाँ पे ग्राउंड्स हमें कुछ दिए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से कंडीशन में हम किसी भी शादी को वॉइडेबल बोल सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent। मतलब यहाँ पे एक तरफ से इम्पोर्टेंसी को यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया गया है कि अगर दोनों पर्सन यानी दोनों स्पाउसेस में हस्बैंड या वाइफ में कोई भी पर्सन जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसी कंडीशन सामने आती है तो अगला जो उसका स्पाउस होगा, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो वाइफ यहाँ पे जा सकती है कोर्ट, अगर वाइफ इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे हस्बैंड कोर्ट जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंसी के आधार पे वो यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज का मतलब डिग्री ले सकते हैं, एक तरफ से अपना क्लेम वगैरह कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट द मैरिज इज कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 5। तो यहाँ सेक्शन 5 का जो हमने क्लॉज 2 पढ़ा था वो हम अनसाउंड माइंड मतलब अनसाउंडनेस से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि अगर किसी के स्पाउस जो हैं, अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ पागल है, मतलब पागल का मतलब अनसाउंड माइंड है, उनका दिमाग सही से नहीं चल रहा है या कभी कभी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इस कंडीशन में भी वो अपनी शादी को वॉइडेबल करार कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं चाइल्ड की, मतलब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे लॉ में ये मतलब बताया गया है कि जो लड़की की शादी करने की एज होती है वो 18 साल की होती है और जो लड़कों की शादी करने की एज होती है वो 21 साल की होती है, ठीक है। लेकिन अब भाई कई जगह आज भी चल रहा है कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में ही अभी तक चाइल्ड मैरिज वहाँ पे होते हैं। तो अगर मान लो किसी का चाइल्ड मैरिज यहाँ पे हुआ है, कोई लड़की जो कि 15 साल की है, लड़का जो कि अभी 18 साल का है, मतलब बचपन में ही शादी हो गई है, तो इस आधार पर मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी या उनके बिहाफ पे कोई उनका गार्जियन मतलब कोई भी रिलेटिव जाके कोर्ट में ये शादी वॉइडेबल करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसेंट ऑफ गार्जियन वॉज ऑब्टेन बाई फोर्स या फ्रॉड। तो यहाँ पे फोर्स और बाई फ्रॉड होना चाहिए, क्योंकि बच्चों से क्या ही कंसेंट लिया जाएगा। तो अगर बच्चों का कंसेंट भी यहाँ लिया जाएगा तो वो भी एक तरफ से फ्रॉड में ही आता है। अब यहाँ पे डी जो ग्राउंड है यानी चौथा ग्राउंड यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दैट द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाई सम पर्सन अदर देन अ पेटिशनर। तो यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी यहाँ पे मेनली लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, यानी वाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल रेस्पोंडेंट यहाँ पे वाइफ है और वो ड्यूरिंग द मैरिज मतलब जब शादी हो रही थी उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी बाय द अदर पर्सन। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसे ग्राउंड है, तो जो उनके होने वाले क्या हो चुके हैं जो हस्बैंड है वो जा सकते हैं कोर्ट और इस शादी को वॉइडेबल मैरिज इसको करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसका ग्राउंड नंबर 4 है तो ये हमारा रीड बीट करेगा सेक्शन नंबर 116 में, जो कि हमारा 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर इसके साथ हम पढ़ें तो 116 में हमको बताया गया कि लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में, कि अगर 280 के शादी के 280 के भीतर अगर बच्चा अगर वहाँ डिलीवरी हो रहा है
तो ऐसा माना जाएगा या ऐसा शैल प्रिज्यूम होता है वहाँ पे, एक तरफ से शैल नहीं, यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ ही होता है कि जो बच्चे के जो फादर हैं वो वही होंगे जिनसे उन महिला की शादी हुई है ना। ये हम 116 भारतीय साक्षर अधिनियम में जब पढ़ेंगे वहाँ पे 280 दिन का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ से मिला के पढ़ सकते हैं। लेकिन इस आधार पे चलो बच्चे की लेजिटिमेसी तो यहाँ पे आ गई कि उनके फादर वही हैं जो कि शादी मतलब जो कि उस महिला से शादी की हैं। लेकिन अब इस आधार पे जो हस्बैंड है वो चाहे तो अपने शादी को वॉइडेबल मैरिज बोल सकते हैं, लेकिन इससे बच्चे की लेजिटिमेसी पे कोई भी सवाल नहीं उठेगा। मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बच्चा इलेजिटिमेट है, मतलब बच्चा उन्हीं का रहेगा, बस यहाँ पे शादी वॉइडेबल हो जाएगी। अब आते हैं सबसेक्शन नंबर 12 के 2 में। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, मतलब ये जितने भी हैं इनको सबको भूल जाओ। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि नो पेटिशन फॉर अनलिंग ऑफ मैरिज, मतलब पेटिशन आप अगर कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, पेटिशन यहाँ पे फाइल की जा रही है कोर्ट के सामने, तो उसका एक तरफ से यहाँ पे लिमिटेशन दिया हुआ है कि आप कितने टाइम तक यहाँ पे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं पेटिशन फाइल कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे पहला क्या बोला जा रहा है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 शैल बी एंटरटेन, मतलब सी यहाँ पे क्या था हमारा, चाइल्ड मैरिज है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर आपको पेटिशन फाइल करनी है कि यहाँ बच्चे की चाइल्ड मैरिज हुई है और हमको ये शादी वॉइडेबल कराना है, तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप शादी के 1 साल के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा, यानी आपको पेटिशन फाइल करना होगा बिफोर द कोर्ट। और यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 1 साल का मतलब 1 साल का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड दे दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द पेटिशनर हैज़ विद हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी और टू द मैरिज एज हस्बैंड। तो अगर यहाँ पे पहली बात तो फोर्स एंड फ्रॉड पाया गया तो 1 साल के अंदर अंदर आप जाइए। लेकिन अगर यहाँ पे ये पाया जा रहा है कि जो मतलब फुल कंसेंट के साथ दोनों साथ में रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फोर्स जो है वो सीज हो जाता है ऑपरेट करने से। और यहाँ पे अगर फ्रॉड पाया जाएगा तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे सीधा जो एग्ज़ाम से हमारा इंपॉर्टेंट है वो 1 साल है। अगर पूछा जाएगा कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर वॉइडेबल मैरिज के लिए हमको पेटिशन फाइल करना है तो हम उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, तो वो 1 साल होगी। यानी शादी के 1 साल तक आपको, या फिर जब आपको पता चला कि ये फ्रॉड है उसके डेट से लेके 1 साल तक आपको पेटिशन फाइल करनी है। यहाँ पे क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1। अब डी यहाँ पे हम प्रेगनेंसी जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैल बी इंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे पहला क्या है, दैट द पेटिशनर वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलिजिड। तो यहाँ पे जो पेटिशन है वो नहीं फाइल की जाएगी अगर जो यहाँ पे पेटिशनर है उसने इग्नोर किया है इस फैक्ट को कि हाँ मेरी जिससे शादी हो रही है वो प्रेग्नेंट है। अब भाई तुमको पता है कि अगला इंसान मतलब महिला जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो प्रेग्नेंट है और वो भी किसी और से प्रेग्नेंट है, तुम्हारा बेबी नहीं है, तुम फिर भी उससे शादी कर रहे हो, तो तुम बाद में अपनी शादी को कैसे वॉइडेबल करा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये फैक्ट जानने के बावजूद भी हस्बैंड ने यहाँ पे इग्नोर किया है तो बाद में वो जाके पेटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं, बाद में जाके वॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे वही विद इन 1 ईयर कि अगर आपको पता चल रहा है तो आप 1 साल के अंदर उसको पेटिशन फाइल करो, नहीं तो 1 साल के अगर ऊपर हुआ तो फिर वो बच्चा आपका ही रहेगा और आप शादी को वॉइडेबल नहीं करा सकते हो। थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि द मैरिटल इंटरकोर्स विद कंसेंट ऑफ द पेटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी ऑफ पेटिशनर। तो यहाँ पे जो मैरिटल इंटरकोर्स मतलब अगर जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ टाइप का अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे अगर जो पेटिशनर है अगर उसने ये कोर्ट के सामने अपना एविडेंस प्रूफ कर दिया कि जिस टाइम ये मतलब प्रेग्नेंट हुई उस टाइम हमारे बीच कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ था, तो इस ऐसा अगर कंडीशन है तो भी यहाँ पे जाके वो पेटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं कोई ऐसा मैरिटल इंटरकोर्स उन्होंने नहीं प्रूफ कर पाया तो फिर वही चीज़ की पेटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक केस है जो है क्या है ये, शिवंती वर्सेस भावना। तो ये केस है जहाँ पे बताया गया था कि बारनेस और स्टेरिलिंग जो है मतलब स्टेरिलिटी जो है वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राउंड नंबर ए में इम्पोटेंसी पढ़ा था
ठीक है। इम्पोटेंसी का मतलब एक तरफ से होता है कि कोई भी एक तरफ से इंटरकोर्स करने की भावना ही आपके अंदर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम शादी करते हैं, बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो शादी की ही इसलिए जाती है ताकि बायोलॉजिकल हम किसी मतलब किसी अन्य जान को, या अन्य जान क्या, मतलब किसी जान को जन्म दे सके, है ना। लेकिन अब इम्पोटेंसी के मतलब आपके अंदर वो भावना ही नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की भावना ही नहीं है, तो इसे हम इम्पोटेंसी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बार्नेस का मतलब होता है कि किसी भी कोई ऐसी कमी होती है शरीर में कि आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से बोला जाएगा कि इनफर्टिलिटी टाइप, है ना, कि ट्राई कर रहे हैं लेकिन एक तरफ से बेबी नहीं हो सकता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो फर्टिलिटी नहीं कर पाती हैं, उनको बच्चा नहीं होता है, लेकिन उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रहता है, उनका जो फिजिकल इंटरकोर्स रहता है वो रहता है। तो इसको हम इम्पोटेंसी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटेंशन नहीं दिख रहा है कि वो मतलब इंटरकोर्स करने के लिए इनकेपेबल है। तो इसलिए यहाँ पे जो बार्डनेस है और जो स्टेरिलिटी होती है उसको हम इम्पोटेंसी के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, और इसके आधार पर हम किसी भी शादी को वॉइडेबल मैरिज नहीं बोल सकते हैं। तो ये केस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और क्या पता कभी मेंस में लिखने को आ जाए। तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 13 में, जो बात करता है डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स यहाँ पे फाइनली एंड ऑफ द मैरिज जो होता है उसे कहते हैं डिवोर्स, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा, मतलब पहले इस क्लास के जो पहले था, सबसे पहले अगर शादी टूट रही है तो इंसान नहीं, कोर्ट सबसे पहले कोशिश करता है कि इनका रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट किया जाए, यानी आरसीआर किया जाए। यानी अगर दो पति पत्नी झगड़ रहे हैं तो उनका आरसीआर पहले होता है कि भाई इनको साथ लाया जाए, ठीक। अब वो साथ है फिर भी लड़ झगड़ रहे हैं तो उनको जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है कि आप लोग चलो ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप लोग अलग अलग रहो। अगर अलग अलग रह के आप लोग को लगता है कि नहीं, मतलब मुझसे गलती हुई थी, या मैं अपने पति या पत्नी बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो फिर वहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो जाता है। लेकिन अब जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं, अगला इंसान मान ही रहा है कि हमें डिवोर्स चाहिए, तो यहाँ पे फिर आता है हमारा डिवोर्स, जिसको हम विवाह विच्छेद कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि टोटल एंडिंग ऑफ द मैरिज, मतलब मैरिज को पूरी तरह से ख़त्म करना। तो सेक्शन 13 जितने भी ग्राउंड्स हमारे सेक्शन 13 में दिए हुए हैं उन्हीं के बेस पे यहाँ पे डिवोर्स हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा हम और भी देखें तो इसको हम पढ़ सकते हैं हमारे आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, अगर उनको दिख रहा है कि शादी एकदम से ही टूट गई है, वो मतलब उनको जोड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिवोर्स के लिए भी जो भी कंडीशंस हैं वो भी उसमें काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्टली डिवोर्स दे देता है। तो 142, ठीक है, वो आया है। तो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 13। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर। तो ये वही है कि जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसके आगे, मतलब उसके पहले और उसके बाद की जो भी कंडीशंस होंगी सब पे अप्लाई होगा। में on a petition presented by either the husband or wife be dissolved by the decree of divorce on the ground। तो यहाँ पे कई सारे ग्राउंड बताए गए हैं, और ये जो हमारे मतलब पेटिशन होता है डिवोर्स का, ये इधर हस्बैंड या वाइफ कोई भी यहाँ पे फाइल कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं सिर्फ हस्बैंड ही फाइल कर सकता है, वाइफ नहीं फाइल कर सकते, तो दोनों फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ वो है केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा गया है हमारे एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो अब ग्राउंड पढ़ते हैं। ग्राउंड इसका काफ़ी लंबा है। तो हमारा सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 में जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशंस बताई गई हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, यानी दोनों पे यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारा 13 का सबसेक्शन 1A, जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों पे अप्लाई होता है, लेकिन हमारा सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 जो है वो हमारा सिर्फ वाइफ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हमारे सबसेक्शन 1 के क्या ग्राउंड्स हैं। तो पहला ग्राउंड्स यहाँ पे अडल्ट्री है। तो इतने बड़े बड़े ना पढ़ के छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में मतलब समझाते हैं आपको, ठीक है। तो पहला इसका अडल्ट्री है। अडल्ट्री का मतलब वही कि भाई आपकी वाइफ घर में है, आपके हस्बैंड घर में है, आप बाहर किसी और के साथ
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो इसे अडल्ट्री कहते हैं। और अडल्ट्री अब तो हमारे ऑफेंस से मतलब हमारे बीएनएस से हट भी गया है, लेकिन ये ऑफेंस नहीं रह गया है, बट ये अभी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है, ठीक। यानी अडल्ट्री के बेस पे जो पहले मतलब पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को, तो अब वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बट इस बेस पे आप यहाँ पे डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1A यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रूएलिटी। अब यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उनके द्वारा यहाँ पे क्रूएलिटी की जा रही है तो इस बेस पे भी डिवोर्स दिया जा सकता है। 1B यहाँ पे बात कर रहा है कि डिजर्टेड फ्रॉम 2 years लेस देन, मतलब अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है और वो 2 साल से छोड़ के कहीं चला गया है ना, मतलब 2 साल से वो लापता है, ना आपको मेंटेन कर रहा है, ना देखने आ रहा है, मतलब 2 साल से वो कुछ भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। अब यहाँ पे सेकंड क्या बोल रहा है, कन्वर्जन। अब कोई ऐसा पर्सन है, मतलब कोई ऐसा चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो सेज टू बी हिंदू हो गए हैं बाई कन्वर्जन, मतलब वो हिंदू थे लेकिन बाई कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल वो मुस्लिम हो जाते हैं या क्रिश्चियन हो जाते हैं, मतलब अदर रिलीजन में चले जाते हैं, तो जो उनका स्पाउस है वो इस आधार पे डिवोर्स फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के हिसाब से भी डिवोर्स मिल सकता है। अब यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अनसाउंड माइंड। तो भाई अब कोई पर्सन है जो कि कंटिन्यूसली हो गया, ठीक है, या फिर इंटरमिटेंटली मतलब हो गया, उनको मेंटल डिसऑर्डर है, रहते रहते पागल हो जा रहे हैं, मतलब वही चीज़ है कि अनसाउंड माइंड से वो ग्रसित है, तो ऐसे, और वो इनक्योरेबल है, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, चाहे उनको कुछ भी मेडिकल दे दो वो ठीक नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में भी इंसान यहाँ पे डिवोर्स ले सकता है। अब फोर्थ यहाँ पे लेप्रोसी था, जिसको हमारे 2019 से यहाँ पे ओमिटेड कर दिया गया है। लेप्रोसी का मतलब एक तरफ से जो बॉडी में वाइट वाइट हो जाता है वो बीमारी होती है, तो उसके आधार पे भी यहाँ पहले, क्योंकि वो मतलब आज भी हमारे यहाँ चलता है कि जिसको सफ़ेद दाग वगैरह रहते हैं तो उनसे लोग कतराते हैं। फिलहाल ये मतलब ऐसा कुछ छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसका एक ऐसा हवा बना हुआ है हमारे समाज में, तो इसको पहले मतलब इस ग्राउंड में भी इंसान डिवोर्स ले सकता था, बट 2019 के बाद ये चीज़ हटा दी गई है, यानी लेप्रोसी एक तरफ से ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का। अब फिफ्थ यहाँ पे बताया जा रहा है वनरेबल डिसीज़, फॉर एग्जांपल HIV हो गया यहाँ पे किसी को, है ना, मतलब ऐसे डिसीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि फैलती है एक दूसरे को इंटरकोर्स करने से फैल रही है, छुआछूत से फैल रही है। अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसका कोई क्योर ही नहीं है, तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो आप यहाँ पे डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या है कि रिनाउंस द वर्ड। अब रिनाउंस द वर्ड मतलब होता है सन्यासी, यानी शादी होने के बाद चाहे हस्बैंड या वाइफ मतलब त्याग दिए, वो सन्यास हो गए। अब सन्यासी का मतलब ही है भाई वो अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को नहीं पहचान रहे हैं, उनका बस वही है कि बढ़िया बैठ के भजन कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान से क्या ही उम्मीद लगाई जाए। तो अगर वो रिनाउंस द वर्ड कर देते हैं अपने रिलीजियस ऑर्डर में आके, तो भी यहाँ पे डिवोर्स लिया जा सकता है। 8 यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट हर्ड फ्रॉम 7 years और मोर, यानी अगर यहाँ पे एक इंसान है जो कि 7 साल से लापता है या उससे ज़्यादा साल से लापता हो गया है, तो यहाँ पे डिवोर्स लिया जा सकता है। क्योंकि 7 साल एक तरफ से, इसको हम BSA में भी पढ़ेंगे कि 7 साल से अगर कोई लापता पर्सन होता है तो एक तरफ से उसको डेड मान लिया जाता है, तो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि अगर कोई 7 साल से यहाँ पे पर्सन ना उसको सुना गया है ना उसको देखा गया है, तो उसको माना जाएगा कि हाँ वो पर्सन डेड हो गया है, और आप इस आधार पे यहाँ पे डिवोर्स लिया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे सब सेक्शन नंबर 1A में, जो हमारे मतलब हमारा अमेंडमेंट 1964 से यहाँ पे ऐड हुआ था। ये हस्बैंड एंड वाइफ बोथ के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि either party of marriage may also present a petition for a dissolution of the marriage by decree of divorce on ground। तो हमने पढ़ा था जुडिशियल सेपरेशन, ठीक, और RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 9 में, और ये पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 10 में, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री किसी स्पाउसेस को दी गई है, ठीक है,
मतलब उनको जुडिशियल सेपरेशन उनको बोला गया है कि ठीक है आप लोग सेपरेट रहो, और उसके बाद उनके बीच मतलब 1 साल तक कोई भी कोहेबिटेशन नहीं होता है, 1 साल तक कोई भी बात नहीं मतलब नहीं बनती है उनकी बात, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या दूर दूर रह रहे हैं दोनों, तो इस आधार पे भी दोनों चाहे मतलब दोनों पर्सन अगर चाहे तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। अब सेकंड में यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपको RCR वो दिया गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट दिया गया है, आपको ज़बरदस्ती एक ही घर में रखा गया है कि भाई ठीक है एक घर में रहो, प्यार से रहो। अब आपको टाइम भी दिया हुआ है कि 6 महीने साथ में रहना है, 1 साल साथ में रहना है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी 1 साल अगर आपको हो गए हैं यहाँ पे और आपके बीच कोई भी कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है, तो भी इस आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब आते हैं सब सेक्शन नंबर 2 में, जो बात करता है वाइफ से रिलेटेड, मतलब कब सिर्फ वाइफ को ग्राउंड है, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जो कि सिर्फ वाइफ को दिए हुए हैं कि आप इन ग्राउंड में डिवोर्स ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब पहला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बाइगमी, यानी अगर उनके हस्बैंड ने क्योंकि ये वाइफ से रिलेटेड है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जितने भी ग्राउंड है वो हस्बैंड के अगेंस्ट ही है ना। तो पहला यहाँ पे बाइगमी बोला जा रहा है कि अगर हस्बैंड ने बाइगमी की है, यानी आपके रहते हुए दूसरे महिला से अगर उन्होंने शादी की है, तो इस आधार पे डिवोर्स यहाँ पे फाइल किया जा सकता है बाय द वाइफ, मतलब बाय द वुमेन। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोवाइडेड यही है कि वाइफ इज अलाइव एट द टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन, मतलब यहाँ पे भाई जिसको प्रॉब्लम हुई है शादी से वो वाइफ है, तो वाइफ का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन। अब यहाँ सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर हस्बैंड जो उनके हस्बैंड हैं उनको गिल्टी पाया गया है, किस लिए, गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी, अगर इन तीनों से रिलेटेड उनको ऑफेंस में अगर उनको गिल्टी पाया गया है, तो इस आधार पे भी वाइफ यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब डिवोर्स यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड में है यहाँ पे दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन मतलब एंड मेंटेनेंस एक्ट में अगर उनको क्या कहते हैं 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है ना, इस टाइप का अगर कोई होता है तो यहाँ पे वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ में बताया गया है कि दैट हर मैरिज, मतलब जिनकी एक तरफ से यहाँ पे 15 साल में शादी हो गई थी या 15 साल से वो छोटी थी तब शादी हुई थी, एक तरफ से चाइल्ड मैरिज हुई थी, तो अगर वो 18 साल की हो जाती हैं या 18 साल से ऊपर हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं, कम ही 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर, अगर उनको लगता है कि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है या उनको इस शादी से बाहर निकलना है, तो वो अपनी शादी को यहाँ पे रिपुडिएट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपनी शादी को ख़त्म कर सकती हैं या डिवोर्स ले सकती हैं। ठीक है, बिफोर द अटेनिंग ऑफ एज 18 ईयर्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि सिर्फ वाइफ को दिए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा डिवोर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट था, ये पूरा प्री मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर आते हैं सेक्शन नंबर 13A में, जो बात कर रहा है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन नंबर 1 के 2, 6 एंड 7 को छोड़कर अगर यहाँ पे कोर्ट चाहती है तो वो डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन के बजाय यहाँ पे डिक्री ऑफ डिवोर्स डायरेक्ट यहाँ पे मतलब इशू कर सकती है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 13B में, जो बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि दोनों ही चाहती हैं, दोनों ही पार्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम से, यानी लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से दोनों ही पार्टी यहाँ एक दूसरे से सेपरेट रह रही हैं, दूर दूर रह रही हैं, और वो ऐसा नहीं चाहती हैं कि एक साथ रहें। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन अगर आती है और दोनों ही पार्टी ये चाह रही हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 13B लगता है, जिसमें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पे पार्टी को डिवोर्स दे दिया जाता है। इसमें कंडीशन है कि यहाँ पे अगर ये मतलब 13B की अगर पेटिशन फाइल होती है तो उनको पहले बोला जाता है कि आप 6 महीने तक आफ्टर द प्रेजेंटेशन आप एक साथ रहिए, उसके बाद यहाँ पे अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आपको 13B के तहत यहाँ पे डिवोर्स दे दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 13B इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली यहाँ पे देखा गया है कि जो भी डिवोर्स होते हैं वो इसी से होते हैं, 13B से ही होते हैं। सेक्शन 14 यहाँ पे बात कर रहा है कि नो पेटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सीधा सीधा कि मान लो आपको डिवोर्स हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे डिवोर्स के बाद कम से कम 1 साल तक तो रुक जाइए,
या तो तब तक रुकिए जब तक कि आपकी अपील की जो डेट है वो लैप्स ना हो जाए, उसके बाद ही शादी कर सकते हैं। उसके पहले शादी करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यानी डिवोर्स की पटिशन अगर आई है तो मतलब डिवोर्स की पटिशन अगर लानी है तो शादी के कम से कम 1 साल तो होने ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और तुरंत डिवोर्स लेके आ गए, तो ऐसा नहीं है। शादी के 1 साल के बाद ही यहाँ पे डिवोर्स के लिए पटिशन फाइल हो सकता है। यही हमारा सेक्शन नंबर 14 बोल रहा है। अब यहाँ सेक्शन नंबर 15 बात कर रहा है कि डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। तो यहाँ पे जिसका डिवोर्स हो गया है वो शादी कब कर सकते हैं दोबारा, तो तब कर सकते हैं, मतलब डिवोर्स होने के बाद शादी तब कर सकता है अगला पर्सन जबकि जो अपील करने की, जो डिग्री की अपील करने की जो लिमिटेशन पीरियड है वो यहाँ पे एक तरफ से ख़त्म हो जाए। मतलब अब अगला पर्सन को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी प्रकार का अपील यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो डिवोर्स हुआ है मतलब अदर पर्सन यहाँ पे शादी यहाँ पे कर सकते हैं। सेक्शन 16 यहाँ पे बात कर रहा है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो ये भी शैल बी लेजिटिमेट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्शन 16 अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉइड हो या वॉइडेबल मैरिज से अगर कोई भी यहाँ पे चाइल्ड अगर यहाँ पे पैदा होता है, बच्चा अगर यहाँ पे पैदा हो रहा है, शादी चाहे वो वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो, तो इसका असर उस बच्चे पे नहीं आएगा। यानी ऐसा लॉ मानता है कि वो जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट ही होगा, ठीक है। और उनका जो प्रॉपर्टी व राइट्स है वो एज इट इज़ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वॉइड करने के बाद फिर बच्चा अनाथ हो जाए, तो ऐसा नहीं है, वो लेजिटिमेट ही रहेगा, उनके माँ बाप उनके रियल माँ बाप ही रहेंगे। अब सेक्शन नंबर 17 यहाँ पे बात करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। तो बाइगेमी का पनिशमेंट हम IPC यानी हमारे BNS में भी देखने को मिलता है। शायद बाइगेमी आई थिंक 82 में है क्या, पता नहीं, याद नहीं है। तो 17 में बाइगेमी में भी मतलब पनिशमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे वही IPC का सेक्शन उठा के रख दिया गया है कि 494 495 के हिसाब से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब सेक्शन 18 यहाँ पे बताया जा रहा है कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज। तो यहाँ पे पनिशमेंट, यहाँ पे बाइगेमी का पनिशमेंट बताया गया है। यहाँ पे अदर कंडीशन अगर कोई कंट्रावेंशन करता है सेक्शन 5 से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा वो बताया जा रहा है। तो क्लॉज ए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई कंट्रावेंशन हो रहा है, तो हमने 3 में क्या पढ़ा था, एज से रिलेटेड यहाँ पढ़ा था। यानी एक तरफ से हमने चाइल्ड मैरिज पढ़ा था कि हम ये जानते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की शादी कर रहे हैं तो उनकी शादी वॉइड है, नहीं, वो वॉइडेबल में आता है। तो अगर चाइल्ड मैरिज यहाँ पे किया जा रहा है तो अगर कोई करते हुए मतलब यहाँ पे पाया गया तो उनको 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का यहाँ पे जुर्माना लग सकता है। बी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई सपिंड रिलेशनशिप या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर रहा है या उसके जो कंडीशन है उसका कोई कंट्रावेंशन यहाँ पे हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको 1 मंथ यानी 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और प्लस 1000 रुपये उनको फाइन एज अ फाइन यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 18। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 आता है जो बात करता है ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर। तो हमने अभी तक देखा कि मैरिज को नल कैसे किया, मतलब नल किस किस कंडीशन के बेस पे किया जा सकता है, तो वो था हमारा चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे बात कर रहा है कि ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, मतलब जो हमें पेटिशन, हम इतनी देर से पेटिशन फाइल कर रहे हैं, है ना, जुडिशियल सेपरेशन की पेटिशन फाइल कर रहे हैं, डिवोर्स की पेटिशन फाइल कर रहे हैं, तो वो किस कोर्ट के सामने फाइल करेंगे, तो वो चीज़ें हमको चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे बताई गई हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 यहाँ बोला जा रहा है कि कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, मतलब किस कोर्ट के सामने पेटिशन फाइल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो एवरी पेटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन। मतलब उस एरिया में जहाँ के जो पर्सन होंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पेटिशन यहाँ पे फाइल की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे ये जो बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन लगेगा। तो पहला, जहाँ पे मैरिज यहाँ पे हुई है ना, मतलब जहाँ पे शादी हुई है वहाँ पे पेटिशन फाइल किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जहाँ पे रिस्पोंडेंट यहाँ पे रह रहा है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन, तो वहाँ पे फाइल किया जा सकता है।
थर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टूगेदर, मतलब यहाँ पे शादी जब थी तब दोनों साथ में कहाँ रह रहे थे वहाँ पर भी पेटिशन यहाँ पे फाइल की जा सकती है। थर्ड ए यहाँ पे जो कि 2003 से यहाँ पे एडिट किया गया है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ वाइफ शी इज़ रिजाइडिंग ऑन अ डेट, मतलब इन केस ऑफ वाइफ अगर डिवोर्स के लिए मान लो हमको सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में यहाँ पे पेटिशन फाइल करना है, तो वहाँ पे जहाँ पे वाइफ रिसाइड कर रही हो वहाँ पे वो अपना फाइल कर सकती है। 4 यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी कंडीशन जब यहाँ पे 7 या 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे पर्सन नहीं सुना या देखा गया है, मतलब यहाँ पे जो हम क्लॉज नंबर 7 में जो पढ़े थे कंडीशन, अगर वैसी कंडीशन यहाँ पे पाई गई है तो यहाँ पे जो पेटिशनर जहाँ पे रह रहा है, मतलब जो ये पेटिशन फाइल कर रहा है वो यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, वो अपने ही एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पेटिशन जाके फाइल कर सकते हैं। तो हो गया हमारा सेक्शन 19। 20 यहाँ पे कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेटिशन, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें वेरिफिकेशन वगैरह की बात कर रहा है। 21 में भी 21 ये इंडेक्स बेस पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस बेस से इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें जितने भी जितने भी यहाँ पे प्रोसीजर चलेगा कोर्ट वाला, वो सारे ही हमारे सीपीसी के हिसाब से चलेंगे, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से चलेगा। जैसे वहाँ पे प्लेंट होता है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट होता है, फिर समन्स भेजे जाते हैं, उसके बाद फिर ट्रायल होता है, डिक्री आती है, जजमेंट, मतलब ये जितने भी चीज़ें होती हैं सिविल सीपीसी में, सीपीसी के आधार पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का केस यहाँ पे देखा जाएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 21A यहाँ पे पावर टू ट्रांसफ़र पेटिशन, यहाँ पे मतलब जो पेटिशन है उसको ट्रांसफ़र करने की पावर कहाँ कहाँ पे है, किसके किसके पास है, तो वो चीज़ हमारा सेक्शन 21A यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये भी इंडेक्स बेस पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 21B। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी ट्रायल यहाँ पे चलेगा हमारे सीपीसी के हिसाब से, वो ये कोशिश की जाएगी कि उसका जो कंक्लूज़न है वो डे टू डे हिसाब से हो, मतलब डेली यहाँ पे जल्दी ट्रायल करके यहाँ पे केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे सेक्शन 21B में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है 2 में कि एवरी पेटिशन, यहाँ पे जो भी पेटिशन यहाँ पे फाइल हो रही है चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, कंक्लूड द ट्रायल विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है पेटिशन को यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। और ये डेट कब से जोड़ी जाएगी, जब से उस डिफेंडेंट को यहाँ पे नोटिस दी गई है, यानी नोटिस एक तरफ से समन उसको सर्विस किया गया था, उससे 6 महीने के भीतर यहाँ पे पेटिशन को डिस्पोज ऑफ करना है। अपील का यहाँ पे जो ड्यूरेशन बताया गया है वो 3 महीने का बताया गया है, कि मान लो 6 महीने में आपका डिस्पोज ऑफ हो गया, उसके बाद अपील करना है, तो अपील करने के लिए यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होंगे उनको 3 महीने के अंदर यहाँ पे अपीलेट कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना सारा वहाँ पे पेटिशन वगैरह फाइल करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये लिमिटेशन पीरियड दिया तो है, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम चल जाता है केस वेस। अब यहाँ पे 21C बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इनएडमिसिबल नहीं होगा, चाहे वो ड्यूली स्टैम्प्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, फिर भी वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो एडमिसिबल माना जाएगा एज एन एविडेंस। सेक्शन 2 यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी शादी से रिलेटेड, चाहे वो डिवोर्स हो चाहे जुडिशल सेपरेशन हो, मतलब कोई भी यहाँ पे अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कोर्ट में, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको इन कैमरा किया जाए। ठीक है, मतलब ऐसा पब्लिकली ओपनली यहाँ पे उनका सुनवाई ना हो, उनको इन कैमरा ही यहाँ पे किया जाए। और अगर उनका जो मतलब होता है ना कि जजमेंट जो जजेस देते हैं उनको पब्लिश भी कर दिया जाता है कहीं कहीं, तो पहली बात तो ये जो जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, लेकिन तब पब्लिश किया जाएगा जब
पहले इनसे मतलब कंसेंट ले ली जाए, तो मतलब पहले इनसे परमिशन ले लो। जो हमारे हाई कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ही यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है। फिर सेक्शन 23 में यहाँ डिक्री से मतलब रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सारी चीज़ें हम CPC में ही पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 23A नॉट सो इम्पोर्टेंट, इंडेक्स देख लीजिएगा। फिर सेक्शन 24 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये बात करता है हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। तो पेंडेंटी लाइट मतलब होता है यहाँ पे कि जब केस पेंडिंग रहता है कोर्ट में, उसके बीच में अगर मेंटेन करना है वाइफ को या हस्बैंड को, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। तो सेक्शन 24 के तहत चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो कोई भी पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि भाई मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, आज 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन उनको मंथली ड्यूरेशन में उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे दूसरे जो पार्टी रहेगी, जो रिस्पोंडेंट रहेगा, उनको ऐसा कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जा सकता है कि हाँ भाई आप इंटरिम यहाँ पे मेंटेनेंस इनको मंथ टू मंथ देते रहो। तो ये हमारा सेक्शन 24 में है। तो ये हमारा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से रिलेटेड है। ठीक, इसके अगर इसके बिहाफ पे हम पढ़ें तो हमारा सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड 144 हमारा BNSS, ये हमारा बात करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। वहाँ पे मतलब वहाँ पे हमारा हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स के बारे में बात की गई है। तो वो यूनिवर्सल लॉ है ना। हम जानते हैं हमारा BNSS जो है वो जनरल कोड है, तो वो यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन जब ये बात आती है कि क्या हस्बैंड को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम सेक्शन 24 देख सकते हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का। उसके बाद यहाँ पे डिस्पोज ऑफ की बात की गई है। तो ऐसा ट्राई किया जाएगा कि जो भी केसेस हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड है उनको 60 दिन के भीतर यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 15 में, जो बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो भी मेंटेनेंस दिया जा रहा था उसको इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। और सेक्शन 25 यहाँ पे परमानेंट एलिमनी के बारे में बात किया जा रहा है कि तो जब मतलब यहाँ पे डिग्री पास हो जाती है तो यहाँ पे इधर वाइफ और हस्बैंड को यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस अगर उनको ज़रूरत है तो कोर्ट के द्वारा वो भी यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है। तो ये है हमारा सेक्शन 25। इसके अलावा 2 में यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसको मतलब कभी भी जो मेंटेनेंस है उसको वेरी, मॉडिफाई या डिस्काउंट किया जा सकता है अगर कोर्ट को सही लगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेंटेनेंस, चलो आज एक महिला है उनको मेंटेनेंस मिल गया, पर 10 साल बाद उनको सरकारी जॉब लग गई, उनके पास बढ़िया पैसा वैसा आ गया, तो जो रिस्पोंडेंट जो बढ़िया अपना दे रहे हैं मेंटेनेंस, वो कोर्ट जा सकते हैं कि अब इनके मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मुझे मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का अगर सीन होता है तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉडिफाई, वेरी या रिस्काउंट किया जा सकता है कभी भी। लेकिन 3rd में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेंटेनेंस दिया जाएगा अगर जो महिला है वो रीमैरी कर लेती है, यानी पुनः विवाह कर लेती है, या जो वुमेन है वो आउटसाइड वेडलॉक यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका बनता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो यहाँ पे हस्बैंड है वो मेंटेनेंस को वेरी, मॉडिफाई, डिस्काउंट करा सकते हैं। क्योंकि शादी अगर आपने कर ली है तो जाहिर सी बात है आपको आपके पहले पति से मेंटेनेंस लेने का कोई हक नहीं बनता है। अब सेक्शन 26 यहाँ पे बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। तो ये इंडेक्स बेस पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। ये चिल्ड्रन का मेंटेनेंस, यानी जब 2 हस्बैंड एंड वाइफ में जब डिवोर्स होता है तो उसकी कस्टडी कहाँ कहाँ जाएगी, ये हमारा सेक्शन 26 के हिसाब से देखा जाता है। मतलब उसके एजुकेशन हो गया, अगर वो माइनर है तो उसका मतलब पालन पोषण कैसे होगा, किसके हाथ में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस हिसाब से देख के ही यहाँ पे कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन मतलब चाहे उनके माता को दिया जाए या उनके पिता को दिया जाए। और जो भी कस्टडी से रिलेटेड अगर केस यहाँ आते हैं तो उसका जो डिस्पोजल जो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है वो है 60 डेज, यानी 60 दिन के अंदर उनको कंप्लीट करना होता है।
सेक्शन 27 यहाँ पे बात कर रहा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे यानी इन एनी प्रोसीडिंग द कोर्ट में मेक सच प्रोविजन in the degree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of marriage which may belong jointly to both the husband and wife। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है, मान लो कोई प्रॉपर्टी जिसमें उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है उस प्रॉपर्टी को, तो ये चीज़ें कोर्ट के हाथ में होती हैं। वो जैसा उनको सही लगे कि हाँ जो से जस्ट एंड प्रॉपर है उस हिसाब से वो उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर देते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 28 जो अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपील जो होगा वो अपील एज ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, ठीक है, इसके हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देयर शैल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट टू कॉस्ट ओनली। अगर यहाँ पे सिर्फ फाइन दिया गया है तो उसके भी यहाँ पे कोई भी अपील नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी डिक्री यहाँ पे आई है कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, अगर आपको उसकी अपील करनी है तो यहाँ पे 90 डेज़ का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड बताया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट के सामने अपील का पिटीशन फाइल कर देना है। 28 यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। टी इंडेक्स केस में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सेक्शन 29, 30 ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमारा हिंदू लॉ का आज पहला जो एक्ट था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैरिज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब मैरिज शादी होने से लेके शादी ख़त्म होने तक और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर आपको BNS और BNSS और BSc अगर आपको क्लासेस देखनी हो तो मेरे चैनल में वो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप जाके उसको एक बार देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही मतलब बेयर की वर्ड के साथ उसको समझाया गया है और आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।